तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आज देख पा रहे हैं, आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में जो उत्तर प्रदेश के कला और संस्कृति नृत्य है भाग 2, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इस अगर ये भाग 2 है तो भाग 1 इससे पहले हम लोग क्लास ले चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने अगर जो नहीं देखा है भाग 1, तो पहले भाग 1 देखें और फिर भाग 2 अपना देखें, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज हमारा होगा कला संस्कृति का भाग 2 होगा, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो 25 क्वेश्चनों की क्या होगी, एक श्रृंखला होगी। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन है, आगरा में, प्रयागराज में, बनारस में या लखनऊ में। ठीक है, तो जो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लखनऊ। कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये लखनऊ में है, इसे हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। अब देखिएगा कि ये जो भातखंडे संगीत संस्थान है, इसके बारे में आपसे कई बार एक सवाल पूछा जा चुका है इस तरीके से कि जो ये वर्तमान में जो दिख रहा है, ये पहले किसी और नाम से जाना जाता था। यानी कि अगर बात करें तो 15 जुलाई 1926 को मॉरिस, ठीक है, स्कूल ऑफ म्यूजिक के नाम से क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। मतलब स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के नाम से स्थापित हुआ था। हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, तो देखिए शुरुआती दौर में इसका जो नाम था वो था मॉरिस स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, ये नाम था। लेकिन आगे चलकर होता क्या, आगे चलकर ये लगभग 1900 बात करते हैं 60 में। ठीक है, 1960 में, तो 1960 में इसका नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका नाम चेंज हो जाता है और नाम रखा जाता है भातखंडे संगीत संस्थान। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया, तो वो रखा गया भातखंडे संगीत संस्थान। तो ये भातखंडे, ये नाम कहाँ से आया है, तो ध्यान रखिएगा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक गायक हैं, जिनका नाम है पंडित विष्णु नारायण। ठीक है, विष्णु नारायण भातखंडे, तो उनके नाम पे रखा गया। ठीक है, तो इसका जो नामकरण किया गया है, जो नामकरण है वो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक गायक एक हैं, जिनका नाम क्या है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है, तो इनके नाम पे रखा गया। ठीक है, स्पेशली इनके नाम पे रखा गया है। उसके बाद देखेंगे तो जो इसका संचालन है, ठीक है, जो इसका संचालन है अगर देखा जाए तो 1966 में जो आपका संस्कृति प्रदेश का, यानी कि राज्य का जो संस्कृति विभाग है, संस्कृति विभाग के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अधीन कर दिया गया, क्या कर दिया, उसके अधीन कर दिया गया। लेकिन सन 2000 की बात करते हैं, सन 2000 में लगभग वही 24 अक्टूबर सन 2000 को, यानी हमने देखा कि जो ये क्या होगा कि जो 24 अक्टूबर सन 2000, यानी कि 24 अक्टूबर सन 2000 को इसे किसका, तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, दर्जा प्राप्त, यानी कि ये अब एक यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो चुका है इसे, यानी कि अब ये आपकी डिग्री और मार्कशीटों को भी जारी कर सकती है।
तो भातखंडे संगीत संस्थान को उसको आपको ध्यान में रखना होगा कि पहले इसे हम लोग क्या कहते थे, तो पहले इसे हम लोग कहते थे मॉरिस स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते थे। तो स्थापना कब हुआ? 1926 में उस समय। लेकिन आगे चलकर जो हमारे बहुत ही बड़े एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, तो इनके नाम पर रखा गया कब? 1960 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल संस्कृतियों एवं भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किस महोत्सव में होता है? देखिए, जो मुगल संस्कृति है, जो मुगल काल में जो भी कल्चर्स हैं, और जो भारतीय जो ललित कलाओं का प्रदर्शन, यानी कि दोनों का एक साथ में जो प्रदर्शन है वो किस महोत्सव में होता है? ताज महोत्सव में, काम्पिल्य महोत्सव में, लखनऊ महोत्सव में, या कजरी महोत्सव में? तो जो सही आंसर है वो कौन सा आपका? ताज महोत्सव में। तो ये ध्यान रखिए, जो ताज महोत्सव है, ताज महोत्सव ये प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में कहाँ होता है? आगरा में आयोजित होता है। आगरा में क्या होता है? आयोजित होता है। ये क्या होता है? आगरा में आयोजित होता है। ठीक है, और आगरा में ही देखेंगे तो एक सुलह कुल उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, आगरा में ही क्या मनाया जाता है? तो सुलह एक कुल उत्सव। ये उत्सव अकबर द्वारा शुरू किया गया था। तो ये हिंदू और मुस्लिम का जो कह सकते हो समन्वय है या बंधुत्व है, भाईचारा को दिखाता है सुलह ए कुल। ठीक है, देखो काम्पिल्य उत्सव की बात करेंगे तो काम्पिल्य कहाँ पड़ता है? तो काम्पिल्य जो जगह पड़ती है ये पड़ती है आपकी कहाँ पे? फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो फर्रुखाबाद में काम्पिल्य क्या होता है? उत्सव होता है। कजरी महोत्सव की बात करेंगे तो देखो कजरी महोत्सव में आपको ध्यान रखना है, अगर सवाल होता है यहाँ पे कि कजरी लोकगीत कहाँ गाया जाता है तो मिर्ज़ापुर आपका सही हो जाएगा। लेकिन कजरी महोत्सव की बात किया है तो कजरी जो महोत्सव है ये बड़ी फेमस है। कहाँ का? तो ये फेमस है महोबा का। ठीक है, कहाँ का? महोबा का फेमस है। लेकिन अगर ऑप्शन में महोबा ना हो तो आप फिर मिर्ज़ापुर ऑप्शन क्या करेंगे? टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर कजरी महोत्सव की बात करता है तो वो महोबा का ही फेमस है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? बनारस में, प्रयागराज में, मथुरा में, या लखनऊ में? तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो लखनऊ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर आपका लखनऊ हो जाता है। ठीक है, तो जो भारतेंदु नाट्य अकादमी है इससे पूछा गया है कि ये इसका स्थापना कब हुआ? स्थापना वर्ष ये पूछा गया है। स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं तो ये स्थापना होता है कब? तो 1975 में। कब होता है? 1975 में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लखनऊ में है। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे उन्हीं के नाम पर इसका रखा गया है। तो ये लखनऊ में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1960 में, 1963 में, 1966 में, या 1975 में? तो जो इसका आपका जो सही आंसर है वो 1963 हो जाता है। कौन सा हो जाएगा? 1963 में हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो संगीत नाटक अकादमी है इसका उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश में जो संगीत शिक्षा है, जो संगीत जो म्यूजिक आपका एजुकेशन है उसको क्या करना? बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला देखिएगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन जैसे अभी देखा कि 1975 में किसकी स्थापना हो रही थी? तो भारतेंदु नाट्य एकेडमी की स्थापना हो रही थी। अगला है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? केशव चंद्र, असित कुमार हलदार, अवनिंद्र टैगोर, या रविंद्रनाथ टैगोर? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें से देखोगे आपका क्या सही आंसर होगा? तो देखिए जो सही आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा कि जो आपका कला एवं शिल्प महाविद्यालय का जो प्रथम आचार्य बनते हैं वो असित कुमार हलदार बनते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1988 में, 1989 में, 1990 में, या 1992 में? ठीक है, 1992। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा है? तो 1990। तो 1990 में उत्तर प्रदेश में जैन विद्या, देखो यहाँ पे क्या है, जो जैन धर्म है तो जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना की गई है।
लेकिन सवाल अगर आपके सामने अगर ये बनता है कि मतलब कहाँ की गई है, ठीक है, कहाँ की गई है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन लखनऊ हो जाएगा। तो आंसर लखनऊ हो जाएगा। कब, तो 1990 में की गई, ठीक है। उसके अतिरिक्त देखिएगा ये 1989 भी है, तो इससे ध्यान रखना कि 1989 में क्या होता है कि यूपी की जो आपकी द्वितीय आपकी जो राजकीय भाषा, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू को अपनाया गया था, ठीक है। तो उर्दू को अपनाया गया था 1989 में, ठीक है, 1989 में, ठीक है। बाकी अगर देखेंगे तो 1992 की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमें जो आपकी जो सेबी है, ठीक है, सेबी की स्थापना वर्ष ये है, स्थापना वर्ष है सेबी, ठीक है, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जबकि सेबी का एक्ट 1988 में आया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। तो जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ में, स्थापना कब बना, 1990 में हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कला परिषद किस जनपद में है, वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, बरेली में, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो आपका कौन सा है, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी में है, ठीक है। जो इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना जो हो रहा है वो हो रहा है कब, तो 1920 में हो रहा है, 1920 में हो रहा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बनारस में ही आपको मिलेगा ना, बनारस में आपको मिलेगा भारत कला भवन, ठीक है ना, क्या मिलेगा, तो ये बनारस मिलेगा क्या, भारत कला भवन, जिसकी स्थापना 1920 में होती है। और ये भारत कला भवन जो है ये BHU परिसर में है, BHU परिसर में है, BHU परिसर में है, ठीक है। और ये है क्या, तो चित्र कला का एक बड़ा संग्रह है, चित्र कला का एक बड़ा संग्रह है, बड़ा संग्रह, ठीक है। यानी बहुत सारी पेंटिंग्स, बहुत सारे कह सकते हो कि आर्ट्स इसमें क्या है आपकी प्रदर्शनी नुमा जैसे लगाया गया है। तो भारत कला भवन ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसी के अंदर ही इसकी स्थापना की गई है, कब, 1920 में की गई है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा बनारस में आप देखेंगे तो और भी कई सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। देखिए बनारस में ही भी आपको मिलेगा तो बाबा विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ मंदिर। सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा विश्वनाथ जो मंदिर है इसकी स्थापना किसने कराया था, तो वो इंदौर की शासका थी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था, इसका निर्माण कराया था, ठीक है। उसके देखेंगे तो ये आपको यहीं पे भारत माता मंदिर मिलेगा, भारत माता मंदिर। तो जो भारत माता मंदिर है इसमें कोई मूर्ति नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसमें कोई मूर्ति नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। भारत माता मंदिर में है क्या, तो भारत माता मंदिर धारणा कि अखंड भारत का जो 3D में क्या है आपका मानचित्र बना हुआ है, वो भी संगमरमर के ऊपर बनाया गया है, पत्थरों पे उकर के बनाया गया। तो अखंड भारत का 3D में क्या है, मानचित्र है। तो ये भारत माता मंदिर कहाँ है, तो बनारस में, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है, किसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य कहा जाता है, ललित मोहन को, असित हलदार को, हरिहर लाल को या सुधीर रंजन को। तो सही आंसर है आपका कौन सा, तो सुधीर रंजन। सही ऑप्शन क्या है आपका, सुधीर रंजन, ठीक है। तो सुधीर रंजन को मानते हैं हम लोग क्या, सूर्य कहा जाता है किसका, तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय का, जिसकी स्थापना हमने पढ़ा कब हो रहा है, 1925 में हो रहा है।
और इसके जो प्रथम आचार्य हैं वो कौन है, ये, ठीक है, ये फर्स्ट क्या है, आचार्य है इसके। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के चित्रकला लखनऊ शैली के प्रणेता कौन है या जनक कौन है? तो महेंद्रनाथ, ललित मोहन, हरिहर लाल या असित हलदार। तो इसका सही आंसर कौन सा है आपका? तो असित हलदार। तो असित हलदार को हम लोग मानते हैं जो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला के जो लखनऊ शैली है उसके जनक माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये हो जाए कि लखनऊ स्थापत्य कला की शैली का सर्वोत्तम नमूना कौन सा है? तो वो देखिएगा, अगर यहाँ पे लिखा जाए कि लखनऊ शैली में स्थापत्य कला का सर्वोत्तम अगर नमूना पूछता है तो हमें बताना है बड़ा इमामबाड़ा। ओके, बड़ा इमामबाड़ा, तो ये लखनऊ शैली में बना है। ठीक है, तो अगर सवाल कभी भी आ जाए कि जो लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा है वो किस शैली में बना है, तो वो लखनऊ शैली में बना हुआ है। ठीक है, लखनऊ शैली में बनाया गया है। ठीक है, तो ये असित कुमार हलदार ये लखनऊ शैली के चित्रकला में ये इसके प्रणेता माने जाते हैं। अगर देखिएगा, पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार हैं किरण दर, रामचंद्र शुक्ल, शमशीर सिंह या श्रीपत राय। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। तो देखो जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये अच्छे खासे क्या थे, एक चित्रकार थे। ऐसा नहीं केवल ये आपके एक लेखक थे अच्छे, ये चित्रकार भी थे। तो ये अगर देखा जाए तो जो रामचंद्र शुक्ल हैं ये यूपी के बस्ती जिले के थे। ठीक, कहाँ के थे? बस्ती जिले में क्या होता है, इनका जन्म होता है। इनके क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, तो ये एक क्या है, अच्छे चित्रकार भी थे। ठीक है, और इन्होंने एक चित्र बनाया था, उसका नाम क्या है, पराजय की पीड़ा। ठीक है, पराजय की पीड़ा, तो ये भी ध्यान रखने के। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर बात करें तो इनकी बड़ी ही फेमस एक पुस्तक है जिसका नाम है चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि। इसके अलावा 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, ये भी क्या है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि किराना घराना का मूल स्थान क्या है? ये मूल पूछ रहा है। ठीक है, आपको बताना है क्या, ये मूल पूछ रहा है। मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, कन्नौज या फिर कानपुर। तो जो सही आंसर है वो है आपका कौन सा, मुजफ्फरनगर। ठीक है ना, तो देखो मुजफ्फरनगर की बात करेंगे ना तो ये यूपी में है। ये कहाँ पे है, मुजफ्फरनगर कहाँ है, यूपी में है। तो यहीं पर है कौन सा, किराना घराना। ठीक है, कौन सा है, किराना घराना। तो हमने पढ़ा था किराना घराना के ही तो कौन थे, पंडित भीमसेन जोशी थे। ठीक है, लेकिन जरा यहाँ पे आपको समझिएगा कि किराना एक क्या है, तहसील थी। क्या थी, किराना एक तहसील थी जो मुजफ्फरनगर जिले में ये स्थित था। लेकिन जब से मुजफ्फरनगर से शामली जिला अलग होकर बना है, जब से शामली जिला मुजफ्फरनगर से अलग होकर बना है, तो ये जो तहसील है किराना तहसील वो अब चली गई कहाँ पे, वो शामली में चली गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरनगर से शामली जिला अलग होने पर किराना तहसील
शामली में है, ठीक है, शामली में है, ठीक है, शामली में है। बाकी हमने क्या पढ़ा था कि किराना घराना का संबंध एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, शास्त्रीय संगीत गायक हैं, वो कौन थे, पंडित भीमसेन जोशी। बाकी अलीगढ़ में कौन सा घराना है, यहाँ पे मिला, हमने पढ़ा था यहाँ पे अतरौली घराना है। यहाँ पे कौन सा घराना है, अतरौली घराना है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे एक आपको मिलेगा अजराड़ा घराना। एक घराना कौन सा है, तो अजराड़ा घराना, अजराड़ा घराना। तो ये सवाल पूछा गया है कि जो आपका क्या है, अजराड़ा जो आपका क्या है, घराना है, इसका संबंध कहाँ से, तो इसका संबंध हो जाता है मेरठ से। कहाँ से हो जाता है, मेरठ से हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे सवाल देखिएगा, कुछ ये जो मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो देखिएगा इन जिलों में कन्फ्यूजन हो जाता है। और आता है कि मुजफ्फरनगर अगर पूछा जाता है जिला तो ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अगर आता है मुजफ्फरपुर अगर जिला पूछता है तो ये कहाँ पे है, आपका बिहार में है, ठीक है, जहाँ की लीची फेमस है। और एक आपका है मुजफ्फराबाद, ठीक है, मुजफ्फराबाद अगर कहेगा जिला तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये तीनों जिलों को आपको ध्यान रखना है, जबकि थोड़ा सा नाम में दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा मुजफ्फरनगर पूछेगा तो यूपी, मुजफ्फरपुर पूछेगा तो बिहार, और मुजफ्फराबाद पूछेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1948 में, 1950 में, 1951 में या 1952 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका है 1951। क्या सही है, 1951 में। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे कोई पुरातत्व मिल जाए खुदाई के दौरान, तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वहाँ की, तो वो कौन करेगा, तो राज्य पुरातत्व संगठन करता है, जिसकी स्थापना कब हो रहा है, 1951 में हो रहा है, ठीक है। एक आपका देखेंगे एक भारतीय पुरातत्व संगठन है, एक भारतीय पुरातत्व संगठन है जिसके हम लोग जनक मानते हैं, जो आपका अलेक्जेंडर कनिंघम है, उनको मानते हैं। अगला है कि वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी, 1965 में, 1966, 1968 या 1970। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 1968 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1968 हो जाता है। तो वृंदावन शोध संस्थान, ठीक है, कब स्थापित हो रहा है, 1968 में। तो ये कहाँ पे है, तो बताएंगे कि ये मथुरा के वृंदावन में, वृंदावन में, ठीक है। तो आप देखेंगे जो वृंदावन है ना, वो उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो एक वो नगर निगम भी है, ठीक है। क्या है, नगर निगम भी है वृंदावन, मथुरा नहीं, कौन सा, वृंदावन क्या है, एक नगर निगम भी हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा जो वृंदावन जो जगह है, इसे सवाल आपसे पूछा गया है कि वृंदावन, तो जो वृंदावन है, तो वृंदावन को हम लोग कहते हैं विधवाओं का शहर। क्या कहते हैं, तो विधवाओं का शहर कहते हैं, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे क्या हैं, विधवा आश्रम बनाए गए, ठीक है, बहुत सारे विधवा आश्रम वहाँ बने हुए हैं। तो वृंदावन में एक जगह पड़ता है, कौन सा, निधिवन, ठीक है, यहाँ पड़ता है निधिवन पड़ता है, ठीक है, निधिवन। और निधिवन में किसका निवास स्थान था, तो निधिवन में जो निवास स्थान था वो किसका था, हरिदास का, ठीक है। तो हरिदास जी का ये यहाँ पे निवास था। हालांकि इनका जन्म स्थान नहीं है, इनका जन्म स्थान नहीं है, जन्म स्थान तो आपका अलीगढ़ वाला क्षेत्र होगा, ठीक है, अलीगढ़ वाला क्षेत्र होगा। तो हरिदास जयंती मेला भी कहाँ लगता है, निधिवन में लगता है, कहाँ पे, वृंदावन में लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस से है, किराना घराना से, लखनऊ घराना से, ठीक है। तो जो गिरजा देवी का संबंध है ना, ये है आपका कहाँ से? बनारस घराने से। कहाँ से है? बनारस घराने से हो जाता है। अब देखिए जो बनारस घराने की हम लोग बात करते हैं, तो गिरजा देवी क्या एक ठुमरी गायिका है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि एक शास्त्रीय संगीत गायिका भी है। तो जो आपकी गिरजा देवी की बात करते हैं, तो गिरजा जो देवी ये है, ये ठुमरी गायिका है, ठुमरी गायिका है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो बनारस घराने से संबंध रखने को सिद्धेश्वरी देवी, वो भी ठुमरी गायिका है, ठीक है। सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा ठुमरी गायिका है, ठीक है, ठुमरी गायिका है। इसके अतिरिक्त देखिएगा एक नाम आपके सामने आएगा सितारा देवी का, सितारा देवी। तो सितारा देवी एक क्या है? कथक नृत्यांगना है। क्या है? कथक नृत्यांगना है। और इनका भी संबंध किससे रहा है? तो बनारस घराने से है, बनारस घराने से भी क्या इनका संबंध देखा जाता है। तो ये कहाँ की है गिरजा देवी? तो बनारस की है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन आपका अगला है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? बनारस, इटावा, लखनऊ या अलीगढ़। तो देखिए इनका संबंध है कहाँ से? तो बनारस घराने से, ठीक है। कहाँ है? बनारस घराने से। जो पंडित रविशंकर है, ध्यान रखिएगा, पंडित जो रविशंकर है ये एक क्या है? प्रसिद्ध सितार वादक है। एक प्रसिद्ध क्या है? सितार वादक है, सितार वादक है। प्रमुख क्या है? ये सितार वादक है पंडित रविशंकर, ठीक है। इनके अतिरिक्त देखा जाए तो पंडित रविशंकर है और निखिल बनर्जी भी एक सितार वादक है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा इनायत हुसैन खां भी एक प्रसिद्ध क्या है? सितार वादक है। हमने अभी कुछ पिछली पीडीएफ में पढ़ा था कि सितार जो है वो देखा जाए तो ये क्या होता है कि वीणा, ठीक है, जो आपका क्या है? वीणा और तंबूरे का मिश्रण होता है। तंबूरे का क्या है? मिश्रण होता है। क्या है? मिश्रण है। इसीलिए आपसे मैंने कहा कि पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये सितार जो है वो बीड़ा और तंबूरे का क्या है? आपका मिश्रण है, यानी दोनों का संयुक्त रूप है एक प्रकार से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं है, ये भी देखना है कि नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? देखो रामलीला, रासलीला, अहीर नृत्य या गिद्धा नृत्य। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? गिद्धा नृत्य। तो जो गिद्धा नृत्य है ये पंजाब के महिलाओं द्वारा किया जाता है। पंजाब की महिलाओं द्वारा, पंजाब की महिलाओं द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। बाकी ये सारे देखा जाएगा तो जो रामलीला है, तो रामलीला तो अगर देखेंगे तो ये बनारस और अयोध्या का फेमस है। और जो आपका रास लीला है ये मथुरा यानी ब्रज क्षेत्र का फेमस है, ठीक है। और जो अहीर नृत्य है, ठीक है, ये भी आप देखेंगे तो हमारे जो पूर्वांचल वाला क्षेत्र है। और हालांकि अहीर को हम लोग कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में बरेदी कहते हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर हम लोग पूर्वांचल में यादव समाज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। इस आपको ध्यान रखना है। लोक नृत्य का मतलब होता है लोगों द्वारा किया गया नृत्य, ठीक है। लोक नृत्य जरा देखिएगा, अगर सवाल आपके सामने हो कि लोक नृत्य का मतलब ये होता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है ये अर्थ होता है कि लोगों द्वारा किया गया नृत्य, ठीक है। तो जो लोक नृत्य होता है ये ध्यान रखना, ये क्षेत्रीय
ये क्षेत्रीय भागों में होता है, ठीक है। और लोक नृत्य करने का कोई मतलब कह सकते हो किसी बुक में, स्पेशली किसी बुक में लिखा नहीं होता कि लोक नृत्य कैसे किया जाएगा, उसका नियम या तरीका या कोई नहीं है। लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो क्लासिकल डांस होते हैं, उनका एक विधिवत नृत्य करने का तरीका होता है, जबकि इनका कुछ होता नहीं है, ठीक है। अगला देखिएगा, लिखा है कि डैश 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 उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन, मतलब काफ़ी कैसे को मुश्किल आपका बैलेंस बनाना होता है, मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें से एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ कितने, तो 108 लैंप यानी दीपक रखकर नृत्य करती हैं। वो कौन सा है, छोलिया, नटवरी, चरकुला या जोगनी। तो जो इसमें सही आंसर है वो कौन सा है, चरकुला। लेकिन ये होता किस क्षेत्र में, इसको ध्यान रखना कि ये कहाँ का है, तो ये आपका ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है, कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। बाकी जोगनी की बात करते हैं, तो जोगनी जो है वो आपका अवध का है, ठीक है, कहाँ का है, अवध का है, ठीक है। तो अवध का इस जोगनी में क्या होता है, इसमें जो पुरुष होते हैं, पुरुष, ठीक है, पुरुष वो महिलाओं का वेश धारण करके, महिलाओं वेश धारण करके ये सब करते हैं, ठीक है। बाकी देखा जाए तो जो छोलिया है एक ये राजपुताना क्या है आपका लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला कौन सा है। तो अगला है कि धुरिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या रुहेलखंड का, ठीक है। तो जो धुरिया आपका लोक नृत्य है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कहाँ का, तो बुंदेलखंड का है। कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा आप कि बुंदेलखंड जो है ना, तो बुंदेलखंड का जो पुराना नाम था वो था जेजाक भुक्ति। नाम क्या था पहले, जेजाक भुक्ति, यानी कि बुंदेलखंड को हम लोग पहले जेजाक भुक्ति भी कहते थे। तो बुंदेलखंड का ही फेमस कौन सा, धुरिया लोक नृत्य है। बाकी अगर देखा बुंदेलखंड के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं अगर इनको देखा जाए, देखिएगा यहाँ पे आपको मिलेगा ख्याल लोक नृत्य। कौन सा, तो ख्याल लोक नृत्य, ठीक है। तो ख्याल लोक नृत्य में क्या होता है कि अवध जो आपका बुंदेलखंड रीजन है उसमें क्या होता है कि संतान की प्राप्ति पर, ठीक है, यानी संतान की प्राप्ति पर, यानी कि जो पुत्र का जब जन्म होता है तो उसमें क्या होता है कि खासकर एक बांसों की जो लकड़ियां होती हैं उससे एक मंदिर बनाया जाता है और रंगीन कागजों से उसको बनाया जाता है और उसको सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। तो ख्याल लोक नृत्य ये कहाँ का है, बुंदेलखंड का। ये कब होता है, तो ये होता है पुत्र जन्मोत्सव पर, पुत्र जन्मोत्सव पे किया जाता है, बुंदेलखंड में किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक मिलेगा राई लोक नृत्य। कौन सा है, राई लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये लगभग देखा जाए तो बुंदेलखंड में एक जो मयूर नृत्य होता है उसी के समान होता है राई लोक नृत्य, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर एक आपको मिलेगा पाई डंडा लोक नृत्य। कौन सा मिलेगा, पाई डंडा लोक नृत्य। और ये इसे हम लोग बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बुंदेल खंड का क्या कहते हैं, डांडिया भी कहते हैं, बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो अब डांडिया कहाँ का है, ये गुजरात का है। तो लगभग उसी के समान कुछ इसमें क्रिया विधि की जाती है पाई डंडा में, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं बुंदेलखंड का डांडिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर ये आपको मिलेगा एक आपका लोक नृत्य यहाँ बड़ी फेमस है, वो है कौन सा, कार्तिक लोक नृत्य, ठीक है, कार्तिक लोक नृत्य। तो कार्तिक मतलब क्या, एक हिंदी का महीना है, क्या है, हिंदी का एक महीना है
जो लोग अक्टूबर नवंबर के बीच में पड़ता है, ये कार्तिक का महीना, उसमें होता है। उसके अलावा यहाँ पे फेमस आपका घोड़ा नृत्य। कौन सा है? घोड़ा नृत्य। ठीक है, एक घड़ा नृत्य है जो वो आपको मिलेगा ब्रज क्षेत्र में मिलेगा, ये घोड़ा नृत्य है। ठीक है, कौन सा है? घोड़ा नृत्य है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लोक नृत्य है कहाँ के? तो बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के हो जाते हैं। अगला देखिएगा 19 नंबर कि कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है। ठीक है, कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है ये बताना है। करवा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल। कह रहा सुलेमित नहीं है, तो ये ऑप्शन अगर देखा जाए तो जो कर्मा जो लोक नृत्य है ये तो सोनभद्र का है, जो खरवार जनजाति द्वारा की जाती है नहीं? तो ये ऑप्शन क्या होगा? यही वाला सही हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, यही क्या सुलेमित नहीं है। बाकी जो धुरिया लोक नृत्य है बुंदेलखंड में होता है। जो धीवर लोक नृत्य होता है वो कहार जाति द्वारा किया जाता है। नटवरी पूर्वांचल का फेमस है। ठीक है, तो कर्मा कहाँ का है फिर? तो आप बताना कि कर्मा जो नृत्य है ये कहाँ का है? सोनभद्र का है। यूपी में तो सोनभद्र में ही होता है। सोनभद्र किसके द्वारा? तो खरवार जनजाति द्वारा होता है। ये खरवार जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और अच्छा कुछ ऐसे भी लोक नृत्य हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो एक आपको मिलेगा लोक नृत्य सैरा या फिर सौरा भी कहते हैं। सैरा या सौरा लोक नृत्य, लोक नृत्य। ठीक है, तो ये मतलब कह सकते हो कि ये कृषि पर आधारित होता है। हालांकि बहुत सारे लोकगीत या लोक नृत्य कृषि पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ किस क्षेत्र का है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ये कहाँ का है? बुंदेलखंड। ठीक है, अगर बुंदेलखंड ऑप्शन में आपके सामने नहीं दिया है तो फिर ये सोनभद्र मिर्जापुर में भी किया जाता है सैरा या सौरा लोक नृत्य। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये कहाँ पे होता है? बुंदेलखंड में, अवध में, पूर्वांचल में या रुहेलखंड में? तो इससे पहले हमने एक्सप्लेनेशन में देख लिया था कि ये कहाँ पे है? बुंदेलखंड में है। ठीक है, तो ये कब होता है? ये होगा कब लोक नृत्य? तो ये होगा अक्टूबर नवंबर के माह में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में ये होता है। ठीक है, ये देखा जाए तो एक लगभग ये मयूर नृत्य है। ठीक है, मयूर नृत्य। ठीक, मयूर नृत्य। लेकिन सवाल जब आपसे ये पूछा जाएगा कि मयूर लोक नृत्य कहाँ का है, तो आप ब्रज क्षेत्र का बताएंगे। ठीक है, ब्रज क्षेत्र का बताएंगे। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि बुंदेलखंड में मयूर नृत्य जैसा किए जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? कार्तिक वाला हो जाएगा, कार्तिक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो अगर केवल सवाल ये आता है कि मयूर लोक नृत्य कहाँ का है, तो आप बताएंगे फिर ब्रज क्षेत्र का है। कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। लेकिन सवाल जब ये हो कि मयूर लोक नृत्य जैसा ही बुंदेलखंड में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो फिर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिर ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्तिक वाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? कार्तिक वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध है पश्चिमी क्षेत्र से, बुंदेलखंड क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से या पूर्वी क्षेत्र से। तो जो राहुला लोक नृत्य है ना, इसका संबंध है किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से। किससे है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, बुंदेलखंड क्षेत्र से। बाकी पूर्वी क्षेत्र या जिसे हम लोग पूर्वांचल कहते हैं, तो यहाँ का एक लोक नृत्य हमने पढ़ रखा है, कौन सा है? तो एक ये तो लोकगीत है, चैता लोकगीत है। लेकिन लोक नृत्यों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक है नटवरी। ठीक है, एक आपको मिलेगा विदेशिया। ठीक है, विदेशिया। तो हालांकि विदेशिया मूल रूप से बिहार का है,
लेकिन यूपी का हिस्सा सटा हुआ है, तो विदेशिया हमारे पूर्वी क्षेत्र में यानी कि पूर्वांचल में भी लोक नृत्य होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो यहाँ पे धोबिया लोक नृत्य भी बड़ी फेमस है, ठीक है। कौन सा? धोबिया लोक नृत्य। तो ये तीनों लोक नृत्य कहाँ हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं आपके पूर्वी क्षेत्र के हो जाते हैं, ठीक है। अब बुंदेलखंड के तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत लिख ही लिया था। और पश्चिमी क्षेत्रों की बात करेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोक नृत्य नहीं है, हाँ लोकगीत ज़्यादा मिल जाते हैं आपके, ठीक है, जैसे रागनी, ठीक है। देखिए राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है, ठीक है। राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है? अवध का, ब्रज का, पूर्वांचल का या बुंदेलखंड का, ठीक है। तो ये हो जाएगा कहाँ का? बुंदेलखंड का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बुंदेलखंड का हो जाएगा। तो बुंदेलखंड में आपने देखा कि यहाँ पर एक होता है, कह सकते हैं कि नृत्य है जिसे हम लोग कहते हैं बरेदी, या फिर हम लोग बोलते हैं दीवारी लोक नृत्य। लोक नृत्य, बरेदी या दीवारी लोक नृत्य, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड में लठमार होली के जैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसे लठमार होली खेली जाती है ना, जैसे किया जाता है, वैसे ही बरेदी या दीवारी जो लोक नृत्य है वो दीपावली के अवसर पर बुंदेलखंड में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो बरेदी की बात करते हैं तो बरेदी क्या है? बुंदेलखंड में यादव समाज को कहते हैं। बुंदेलखंड में जो आपको यादव या अहिर समाज है उसे कहते हैं। अहिर समाज उसे कहते हैं। और जो इसमें बरेदी है ये आपका एक लोकगीत है। तो जिस लोकगीत पर ये नृत्य किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं बरेदी या दीवारी लोक नृत्य। तो ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का है, ठीक है। किसका है? बुंदेलखंड का है। और हमने बताया आपको कि बुंदेलखंड में यूपी के कितने ज़िले आते हैं? तो यूपी के 7 ज़िले क्या हैं? इसमें शामिल हैं। तो यूपी के 7 ज़िलों को मिलाकर क्या बना है? बुंदेलखंड आपका क्षेत्र बना है, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अवध की नृत्यों की बात करते हैं तो अवध में लोक नृत्य 2-3 बड़ी फेमस है। एक का नाम है कलाबाजी, लोक नृत्य यहाँ का फेमस है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर जोगनी पढ़ाई हमने, कौन था? जोगनी यहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है ना। जोगनी है, कलाबाजी नहीं, और आपका एक कठ घोड़वा भी बड़ी फेमस है यहाँ का अवध क्षेत्र का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है, ठीक है। ये कह रहा है लोकप्रिय क्या है? लोकगीत है, ठीक है, यानी फोल्क सॉन्ग है। आल्हा, विरहा, रसिया या लंगूरिया। ये बुंदेलखंड का पूछा है। कहाँ का पूछा? बुंदेलखंड का। तो देखिएगा इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आल्हा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आल्हा हो जाएगा। तो आल्हा जो लोकगीत है, आल्हा लोकगीत का जो मूल स्थान है वो स्पेशली क्या है? महोबा है। कौन सा है? महोबा है, ठीक है। अब महोबा कहाँ पड़ता है? तो महोबा पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। अगर सवाल ये हो
अगर सवाल ये हो कि जो आल्हा लोकगीत है इसकी उत्पत्ति स्थान क्या है, ये कहाँ पे मूल रूप से गाया जाता है, तो ये मूल रूप से गाया जाता है कहाँ पर, तो महोबा में गाया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आल्हा लोकगीत है, आल्हा लोकगीत ये एक वीर रस में गाया जाने वाला लोकगीत है। ये क्या है, एक वीर रस में गाया जाने वाला, वीर रस में गाया जाता है। ठीक है, कैसे गाया जाएगा, वीर रस में गाया जाता है। ठीक है, वीर रस में गाया जाता है। उससे देखिएगा कि आल्हा और उदल ये दो क्या थे, सेनापति थे। ध्यान रखिएगा कि आल्हा व उदल, ठीक है, आल्हा और उदल ये क्या थे, जो आपके परमर्दी देव वर्मन, परमर्दी देव वर्मन राजा के ये क्या थे, सेनापति थे। दोनों क्या थे, सेनापति थे, जो पृथ्वी राज चौहान से लड़ते मारे गए, तो उनकी बहादुरी या उनकी वीरता को ध्यान में रखकर जो लोकगीत गाया जाता है उसे कहा गया है आल्हा लोकगीत कहा गया। ठीक है, आल्हा लोकगीत कहा गया। हालांकि आल्हा लोकगीत की बात किया जाए तो आल्हा एक हिंदी में जो हमने छंद पढ़ रखा है, छंदों में एक आल्हा छंद भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये कहाँ का है, तो आल्हा लोकगीत ये ध्यान रखिएगा स्पेशली महोबा। अगर जिला पूछे, अगर जिला पूछता है कि किस जिले का है तो महोबा हो जाएगा। अगर क्षेत्र पूछता है तो फिर वो बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का हो जाता है। अब जो बिरहा है तो बिरहा तो पूर्वांचल का है। बिरहा कहाँ पे चलता है, तो बिरहा पूर्वांचल का है। ठीक है, और बिरहा में थोड़ा बिरह के मतलब बिरह के भाव होते हैं। बिरह मतलब थोड़ा बिछड़ावपन का भाव होता है। ठीक है ना, जो कि बिरहा हमेशा वास्तविक कहानियों पे आधारित होता है। ठीक है, तो जो बिरहा है इसको ध्यान रखना कि बिरहा जो है ये वास्तविक कहानियों या घटनाओं पर आधारित होता है। कहानियों पर क्या होता है, आधारित होता है, आधारित होता है। ठीक है, और बिरहा लोकगीत गाने का जो काम है, बिरहा लोकगीत गाने का जो काम है वो ध्यान रखना कि वो यादव समाज द्वारा होता है। ठीक है, तो बिरहा लोकगीत ध्यान रखिएगा कि ये कौन, तो यादव समाज के लोग गाते हैं स्पेशली। हालांकि यही गाते हैं। ठीक है, गाने के लिए कोई गा सकता है लेकिन यादव समाज के लोग इसे ज़्यादा गाते हैं। ठीक है, कौन सा, तो बिरहा लोकगीत। ठीक है, रसिया जो लोकगीत की बात करें तो रसिया भी ये पूर्वांचल का है। ठीक है, ये कहाँ का है, ये भी पूर्वांचल का है। स्पेशली हालांकि जौनपुर में गाया जाता है। कहाँ पर, स्पेशली ये जौनपुर का फेमस क्या है, लोकगीत है, कौन सा, रसिया। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिएगा अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था। यहाँ पे देखो लिखा है अमूर्त। ठीक है, कौन सा है, अमूर्त, यानी कि इनटेंजिबल, यानी कि अदृश्य सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, तो वो कौन सा है, वो सन हो जाएगा 2017। कौन हो जाएगा, 2017। लेकिन ये कुंभ मेले को शामिल तो किया गया है, लेकिन कुंभ मेला तो भारत में 4 जगह लगते हैं। कुंभ मेला भारत में तो 4 जगह लगता है, तो उन 4 जगहों में से कौन सा वाला, तो उन 4 जगहों में से पूछा जाए कौन सा वाला, तो ये होगा इलाहाबाद का कुंभ मेला। ठीक है, कौन सा, इलाहाबाद का कुंभ मेला। ठीक है, कहाँ का मेला, ध्यान रखना कि जो आपका इलाहाबाद का जो क्या है आपका कुंभ मेला, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसको शामिल किया गया है
यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में, ठीक है। और जबकि हमने पढ़ा था कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में आपका भारत का 15वां नंबर का कौन सा था, यानी कि कुल 15 ही साइट्स, मतलब कुछ 15 ही तो हैं जो अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है। तो जो 15वें नंबर का है वो कौन सा है, तो गरबा लोक नृत्य था। कौन सा था, तो गरबा आपका क्या था, नृत्य था। कहाँ का, तो ये गुजरात का था। कहाँ का, गुजरात का था। कहाँ का, गुजरात का था 15वें नंबर का। 14वां कौन था, तो दुर्गा पूजा था पश्चिम बंगाल का। और 13वां कौन सा हो जाएगा फिर, ये आपका इलाहाबाद का कुंभ मेला हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा कि जो भारत में आपके जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला, ठीक है, तो ये लगता है, ध्यान रखना, भारत के 4 स्थानों पर लगता है। 4 स्थानों पे लगता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, तो एक होगा कौन सा आपका हरिद्वार। कौन सा होगा, हरिद्वार में लगेगा, ठीक है, हरिद्वार। फिर प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज में लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे प्रयागराज के अलावा आपका नासिक में लगता है, नासिक में लगता है। और फिर आपका कौन सा है, तो उज्जैन है, ठीक है। कौन सा है, इसके अलावा आपका उज्जैन है, ठीक है, उज्जैन है। लेकिन इन नदियों की बात करें कि कौन किस नदी के किनारे अगर लगने की बात आती है, तो हरिद्वार में तो नदी कौन सी है, गंगा नदी पर ये मेला लगता है। अब जो प्रयागराज है, तो प्रयागराज में भी स्पेशली गंगा नदी ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देखो, अगर जो ऑप्शन में अगर कहा जाए कि प्रयागराज में मेला, जो कुंभ का मेला लगता है वो किस नदी के किनारे लगता है, ऑप्शन अगर एक नदी दे रखा है कि गंगा है, यमुना है, इस तरीके से, तो गंगा ही सही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर दो दो ऑप्शन करके दे देता है, जैसे गंगा यमुना, ठीक है, गंगा और सरस्वती, ठीक है, या गंगा और इस प्रकार दे सकता है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा गंगा यमुना, ये सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर वो त्रिवेणी संगम भी दे सकता है, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर भी लगता है। नासिक में, तो क्योंकि नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे है, तो गोदावरी नदी कहाँ पे है, तो ये नासिक में शहर है, वहाँ पर। फिर उसके बाद उज्जैन में जो आपकी कौन सी, क्षिप्रा नदी, ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे ये मेला लगता है, ठीक है। तो भारत के 4 जगहों पर और 3 नदियों के किनारे ये मेला लगता है, ठीक है। जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला है, ये प्रत्येक, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है, ठीक है, 12वें वर्ष लगता है। ये 12 वर्ष के बाद नहीं लगता है, 12वें वर्ष लगता है, ठीक है। तो आपने देखा कुछ दिन पहले क्या हुआ कि जो आपके हमारे आदित्य योगीनाथ जी हैं सीएम, उन्होंने क्या किया था कि जो आपका कुंभ मेला है, ठीक है, कुंभ मेला, इसका नाम रख दिया क्या, तो इसका नाम रखा था महाकुंभ रख दिया। क्या रख दिया, महाकुंभ रख दिया। और जो आपका अर्धकुंभ मेला था, जो आपका अर्ध कुंभ मेला है, इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम रख दिया कुंभ मेला रख दिया। क्या रख दिया, कुंभ मेला रख दिया, ठीक है। जो ये 6वें वर्ष लगता है, 6वें वर्ष लगता है, ठीक है, 6वें वर्ष लगता है। तो ये जो मेला, कुंभ का मेला लगता है, ये मतलब 12वें वर्ष, ये साइक्लिक रूप से लगता है। जैसे कि अगर 2025 में प्रयागराज में क्या लग रहा है, कुंभ मेला लग रहा है, तो अब उसके 12वें वर्ष, ठीक है, उसके 12वें वर्ष मेला कहाँ लगेगा, तो नासिक या उज्जैन जहाँ पर उसको लगाया जाएगा वो लगेगा, ठीक है। तो प्रत्येक 12वें वर्ष, यानी कि साइक्लिक रूप से, यानी यहाँ लगेगा तो अगले 12वें वर्ष यहाँ, फिर यहाँ 12वें वर्ष यहाँ, फिर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपका कुंभ मेला है, कुंभ मेला को किस ग्रह की स्थिति को ध्यान में रखकर, मतलब किस ग्रह की स्थिति को ध्यान में रखकर कुंभ मेला लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान, अच्छा क्या रीजन है, वो 12वें वर्ष लगता है, रीजन क्या 12वें वर्ष ही क्यों लगता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एक ग्रह है, जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह की स्थिति को जानकर, समझकर या उसके आधार पर आपका कुंभ मेला लगता है, ठीक है। तो अगर आज कुंभ मेले का संबंध किस ग्रह से है, तो बृहस्पति ग्रह से है, ठीक है। तो जो कुंभ मेला है,
कुंभ मेला बृहस्पति यानी कि जुपिटर बृहस्पति ग्रह की स्थिति को जानकर लगता है। क्यों? क्योंकि आपने पता है, क्योंकि रीजन क्या है इसका, एक बड़ा रीजन ये है कि जो बृहस्पति है वो सूर्य का चक्कर, ध्यान रखिएगा, सूर्य का जो चक्कर है, चक्कर वो 12 वर्ष में ही लगाता है। ठीक है, वो 12 वर्ष में लगाता है। कितने वर्ष में? तो 12 वर्ष में लगाता है। ठीक है, तो बृहस्पति जो है वो सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में लगाता है। ठीक है, तो यही रीजन एक है कि क्या होता है कि प्रत्येक 12 वर्ष मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मेरे हिसाब से ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। ये है कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? पृथ्वी, आग, रवि और पेड़। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे इस बार एग्जामिनर में थोड़ा सा भाई दिमाग लगा लिया है। ठीक है, देखो जो छठ पूजा है वो किससे संबंध रखता है? तो वो संबंध रखता है आपसे किससे? वो संबंध रखता है आपके सूर्य से, है नहीं, क्योंकि सूर्य भगवान से संबंधित है कौन सा? छठ पूजा। लेकिन अब सूर्य ऑप्शन में नहीं है, सूर्य का क्या है? पर्यायवाची दे रखा है। ठीक है, सूर्य का क्या दे रखा है? पर्यायवाची। तो सूर्य का इसमें से कौन सा पर्यायवाची है? तो रवि। कौन है? रवि, क्योंकि जो रवि सूर्य का पर्यायवाची है तो इसलिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो जो छठ पूजा है, ध्यान रखिएगा कि जो छठ पूजा की हम लोग बात करते हैं, तो छठ पूजा हमने पढ़ा है कि ये कब लगता है? तो हमने पढ़ा है कि जो कार्तिक माह होता है वही अक्टूबर नवंबर के आसपास में। तो जो छठ पूजा है आपका, छठ पूजा जो है ये कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को लगता है। ठीक है, षष्ठी का मतलब अगर बात करते हैं तो षष्ठी का मतलब हो गया छठवें दिन। ठीक है ना, और शुक्ल पक्ष, अगर पक्ष की बात करें तो पक्ष मतलब महीने में 2 ही तो पक्ष होते हैं। पक्ष कितने होते हैं? तो महीने में 2 पक्ष होते हैं, यानी कि 15-15 दिनों का पक्ष होता है। ठीक है, तो ऐसे एक शुक्ल पक्ष होगा और एक क्या होगा? कृष्ण पक्ष होता है। तो 15-15 दिनों को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर बात करें तो अगर एक माह है तो माह में अगर सामान्य देखा जाए तो 30 दिन होते हैं, सामान्यतः 30 दिन मान लिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है? इसमें आपका कृष्ण पक्ष होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा? 15 दिन का होगा, 15 दिन का होगा। और जो आपका शुक्ल एक पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष ये भी क्या होता है? 15 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। तो पक्ष का मतलब क्या? 15 दिन का, ये हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखा जाए तो आज का ये कह सकते हो अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, 25वें नंबर का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।